नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। तो आज हम मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3। अब हम सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 देखते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है, जिसमें विधानमंडल, संसद, विधान परिषद और राज्य सरकार, भारत सरकार के अधीन जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या संसद द्वारा पारित जो भी विधेयक है, बिल है, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में जो मौलिक अधिकार हैं, इनकी प्राथमिकता और संरक्षण से संबंधित बात कही गई है। अनुच्छेद 13(1) में क्या लिखा है? अनुच्छेद 13(1) में लिखा है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियों का यदि मूल अधिकारों से टकराव हो तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो क्या कह रहा है कि संविधान के लागू होने से पूर्व जो विधियां बनाई गई थी, यानी संविधान लागू होने से पूर्व जो भी कानून बनाए गए थे, जो चाहे भारत सरकार द्वारा हो, चाहे ब्रिटिश सरकार द्वारा हो, संविधान लागू होने से पूर्व जो भी विधियां बनाई गई थी, कानून बनाए गए थे, मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार ही बनाएगी कानून। तो उससे पहले संविधान लागू होने से पूर्व जो भी विधियां, कानून बनाई गई हैं, अगर वे विधियां और कानून मूल अधिकारों के साथ टकराव होता है, जो अभी मूल अधिकार बनाए गए हैं उनके साथ, संविधान लागू होने के बाद जो मूल अधिकार बनाए गए हैं, अगर उनके साथ टकराव होता है तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियों का यदि मूल अधिकारों के साथ टकराव हो तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये अनुच्छेद 13(1) में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 13(2) में लिखा हुआ है, या कह सकता हूँ अनुच्छेद 13(ख). तो अनुच्छेद 13(2) में लिखा हुआ है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन या उल्लंघन करती है। वो तो था 13(1) में संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां, अगर संविधान लागू होने से पूर्व के कानून अगर मूल अधिकारों का हनन करती है तो उन संविधान लागू होने से पूर्व की विधियों को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। 13(2) में लिखा है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का हनन करे, मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। और यदि संसद ऐसी कोई विधि बनाती है जो मूल अधिकारों का हनन करती है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है। करने का मतलब न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है, उसमें फेरबदल कर सकती है। तो ये 13(2) में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 13(3) इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। जैसे कि राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है, ये परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में। और विधि क्या है, कानून क्या है, ये परिभाषित किया गया अनुच्छेद 13(3) में। तो पूछा जा सकता है कि विधि या कानून को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 13(3) में। अनुच्छेद 13(4) मूल अधिकारों में विशेष बहुमत से संसद संशोधन कर सकती है। यानी संसद द्वारा मूल अधिकारों में विशेष बहुमत से संशोधन करने का उल्लेख अनुच्छेद 13(4) में है। तो अनुच्छेद 13(4) में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 13(4) में लिखा हुआ है मूल अधिकारों में विशेष बहुमत से संसद संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों में विशेष बहुमत से संसद संशोधन कर सकती है। ये अनुच्छेद 13(4) में लिखा हुआ है।
जो अनुच्छेद 13(4) है ये 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो अनुच्छेद 13(4) किस संशोधन के तहत जोड़ा गया या कब जोड़ा गया, या ये भी पूछ लेते हैं किस संशोधन के तहत कब जोड़ा गया। तो घुमा फिरा कर कैसे भी पूछा जा सकता है। तो मूल अधिकारों में विशेष बहुमत से संसद संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में विशेष बहुमत से संसद संशोधन कर सकती है, अनुच्छेद 13(4) में लिखा है। आगे देखिए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण। विधि के समक्ष समानता है ये ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि के समक्ष विधि से संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 है ये भेदभाव से संबंधित है, यानी धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के इस आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो अनुच्छेद 15(1) में लिखा है कि राज्य या संघ सरकार धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, यहाँ पे जन्म स्थान लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको निवास स्थान लिखकर आपको भ्रमित किया जा सकता है। ऐसे गलतियाँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वहाँ पे जन्म स्थान की जगह निवास स्थान लिखा दे देते हैं। तो याद रखना धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15(1) में लिखा हुआ है कि राज्य या संघ सरकार धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 15(2) में लिखा हुआ है कि राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, यानी इनके आधार पर, यानी ये धर्म, वंश, जाति, लिंग कोई भी हो, अगर वे किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, किसी भी सार्वजनिक स्थान है अगर उसका उपयोग करती है तो उसका उपयोग करने से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15(2) में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 15(3) देखिए, ये अनुच्छेद 15(1) का अपवाद है। अनुच्छेद 15(3) में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष कानून बना सकती है। राज्य सरकार बच्चों एवं महिलाओं के लिए, राज्य सरकार बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष कानून बना सकती है, ये अनुच्छेद 15(3) में लिखा है। अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(4) में लिखा है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यानी राज्य सरकार है वो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। और अनुच्छेद 15(4) है ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 15(5) अनुच्छेद 15(5) में लिखा है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, ST, SC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST, SC, ST अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्रीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान। तो अनुच्छेद 15(4) में भी यही बात लिखी हुई है। 15(5) में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा सा इसमें सुधार करते हुए कहा गया है
कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए हैं शिक्षण संस्थाओं में। हालांकि 15(4) में भी यही लिखा है कि शिक्षण संस्थाओं में इनके लिए प्रावधान है। 15(4) में लगभग ऐसा ही है, देख सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान कर सकती है। वहीं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखा गया है। अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो आप कितने भी सर्च देख लेना, उन सब में लगभग समानता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और आपको वहाँ पे गूगल पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपको दोनों ही बातें एक जैसी लगेंगी और आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने सरल भाषा में थोड़ा लिखा है कि अनुच्छेद 15(5) में लिखा है कि सामाजिक एक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ST SC के केंद्रीय निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान, यानी निजी शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश के लिए प्रावधान होता है। जैसे कि आजकल आप देख लोगे कि BPL जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि BPL के लिए ना फीस कम होती है। प्राइवेट वाले कहते भी हैं कि लाओ कल BPL का कार्ड लाना अपने साथ। ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब मैं स्कूल में था तब टीचर ने कहा था कि जिसका BPL का कार्ड है उसकी फीस कम की जाएगी, तो कल अपना BPL कार्ड लाना। तो इस प्रावधान के अंतर्गत ही ऐसा स्कूलों में कहा जाता है। अनुच्छेद 15(6) सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकती है। अब कहा गया है 15(6) में सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकती है। यही बात 15(4) में कही गई थी। तो ये बात 15(6) में क्यों कही गई? ये स्वार्थ लोलुपता के लिए कहा गया। स्वार्थ साधने के लिए, सरकार अपना स्वार्थ साधने के लिए, क्योंकि सरकार EWS को 10% का आरक्षण देना चाहती थी। यही 15(4) के बाद 15(6) में घुमा फिरा कर लिख दी गई ताकि EWS को आरक्षण दे सके और वोट प्राप्त कर सके। तो सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकती है। और नोट देखिए 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसे जोड़ा गया था। अब देखिए अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है समानता की बात कही गई है। समानता की बात कही गई है अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 16(1) में है लोक नियोजन में समान अवसर। अनुच्छेद 16(1) में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 16 क कह सकते हैं। अनुच्छेद 16 क में लिखा हुआ है लोक नियोजन में समान अवसर। अनुच्छेद 16 ख, अनुच्छेद 16 ख में लिखा हुआ है राज्य, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर इनको समान समझेगा, समान अवसर प्रदान करेगा। तो अनुच्छेद 16 क में लिखा है लोक नियोजन में समान अवसर। अनुच्छेद 16 ख में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 16 ख में क्या लिखा है? अनुच्छेद 16 ख में लिखा है राज्य, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर इनमें समान अवसर प्रदान करेगा। 16 ग में लिखा हुआ है, 16(3) में लिखा हुआ है स्थानीय निवासियों को नौकरियों में प्राथमिकता। अब देखो भेदभाव हो गया ना। 16 ग यानी 16(3) है वो 16 क का अपवाद हो गया है, क्योंकि अभी 16 क में कहा जा रहा था कि लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान किया जाएगा सभी को, और 16 ग में यानी 16(3) में ये बात कह दी गई कि स्थानीय निवासियों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा 15(3) में कहा गया कि राज्य सरकार बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष उपबंधों का प्रावधान कर सकती है। इसी प्रकार से 16 क का अपवाद 16 ग में आ जाता है और 16 ग में कह दिया गया कि स्थानीय निवासियों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। 16(4) अर्थात 16 घ में कहा गया है
कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, यानी जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। एक प्रकार से बहुत ही बड़ा भेदभाव, एक प्रकार से बहुत ही बड़ा ढकोसला सा कर दिया गया है। अभी जो राजस्थान में थर्ड ग्रेड में एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या है कि सरकारी नौकरियां जो फौजी थे उनको भी पद प्रदान कर दिए गए। तो मतलब एक प्रकार से ढकोसला है, एक प्रकार से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। अब छात्र बीएड करे या नहीं करे, या टीचर की तैयारी करे या नहीं करे, समझ नहीं आता है। नोट 15/4 देखिए, नोट देखिए, 1953 में पिछड़ी हुई जातियों की पहचान के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। तो अनुच्छेद 16 के तहत ही ये काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। तो 1953 में पिछड़ी हुई जातियों की पहचान के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। नोट देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा संवैधानिक दिया गया और अनुच्छेद 338B में इसका उल्लेख है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338B में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा संवैधानिक मान्यता इसे दी गई थी। नोट में देखिए, 105वें संविधान संशोधन 2021 द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पिछड़ी हुई जातियों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पहले क्या होता था, संघ सरकार करती थी, फिर केंद्र सरकार करती थी। तो पहले क्या होता था कि केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ी हुई जातियों का निर्धारण किया जाता था। फिर क्या हुआ कि 105वें संविधान संशोधन 2021 द्वारा, ये तो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पिछड़ी हुई जातियों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो तय हुआ तो 105वें संविधान संशोधन 2021 द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 16 फिर से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 क में लिखा है लोक नियोजन में समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 ख में लिखा है राज्य, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर समान अवसर प्रदान करेगी, संरक्षण देगी। 16(3) यानी ग में लिखा है स्थानीय निवासियों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, जो स्थानीय निवासी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और अनुच्छेद 16(4) में लिखा है सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान। अब देखिए अनुच्छेद 16(4) क, आपने बहुत कम पढ़ा होगा। देखिए अनुच्छेद 16(4) ए क्या कहता है। अनुच्छेद 16(4) SC व ST नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान। SC व ST की नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान। नोट में देखिए, 27वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया। 16(4) कब जोड़ा गया? 27वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया। 85वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा इस अनुच्छेद में परिणामी वरिष्ठता की संकल्पना को स्वीकार किया गया। वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से न किया जाए, पदोन्नति की तिथि से किया जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि 85वें देखिए अनुच्छेद 16(4) बना था। जब अनुच्छेद 16(4) बना था तब ये कहा गया था कि SC व ST की नौकरियों में, यानी अनुसूचित जनजातियों की जो नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ये 27वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया। तो पहले क्या था कि जब सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की जाती थी, जब नियुक्ति हो जाती थी
तो नियुक्ति के बाद उसकी पदोन्नति, तो नियुक्ति होने के बाद या उसकी पदोन्नति होने के बाद क्या होता था, उसके आरक्षण प्रदान कर दिया जाता था। लेकिन इसको चेंज कर दिया गया 85वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 85वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये कहा गया कि नियुक्ति की तिथि से इसका आरक्षण प्रदान न किया जाकर पदोन्नति की तिथि से इसका आरक्षण प्रदान किया जाए। यानी जब इसकी नियुक्ति हो तब इसे आरक्षण प्रदान न किया जाकर इसकी नियुक्ति होने के बाद इसकी पदोन्नति हो, यानी इसकी पद में उन्नति होगी। नियुक्ति होने के बाद जब इसकी पद में उन्नति होगी तब इसको आरक्षण प्रदान किया जाए, ये कहा गया था 85वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। जब यही बात आप ओरिजिनल बुक्स में देखोगे संविधान के, तो बहुत ही आपको डिफिकल्ट दिखाई देगी, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अनुच्छेद 16(5), अनुच्छेद 16(5) में क्या लिखा है? कोई भी धार्मिक संस्था अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति में अपने धर्म के लोगों को प्राथमिकता दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, शोर काफ़ी हो रहा है। अनुच्छेद 16 को हम कल जारी रखेंगे। धन्यवाद।